हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही थी कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कराया जाए, तो मैंने सोचा कि इसको टॉपिक वाइज ही कराया जाए। ठीक है, यानी कि आपको एक एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाए, ताकि आगे वाले एग्जाम्स में अगर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतने सारे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरे पर्यावरण को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पे भारत को कौन सा जो रैंक है वो प्राप्त हुआ है। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है पर्यावरण में, जो कि पर्यावरण और सतत विकास। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो सबसे पहला यही बनना चाहिए कि जो वर्तमान में रिपोर्ट जारी हुई है जून 2020 के अकॉर्डिंग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप पे भारत का कौन सा रैंक रहा। तो भारत का कौन सा अगर रैंक में देखें तो 117वां रैंक भारत को मिला है। कुल कितने देशों की सूची में? तो कुल 166 देशों की सूची में। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे कि फर्स्ट रैंक किसे मिला है। तो चलो ये भी बात कर ही लेते हैं कि प्रथम स्थान किसे मिला। तो स्वीडन को मिला है फर्स्ट रैंक, और सेकेंड रैंक पे डेनमार्क है। तो ये दो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो अपडेट ये है कि पॉलिटी की स्पेशल क्लास, जो कि स्पेशल मैराथन कह सकते हैं, और ये किसके लिए? तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। और ये डेट कब है? तो 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका ये क्लास चलेगा, जो कि 8 अक्टूबर को स्टार्ट होगा ये मैराथन 12 बजे से। ठीक है, 12 बजे से शाम को 7 बजे तक आपका ये पूरा पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। इसमें अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग टीचर्स के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर को हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कोर्सेज़ का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, आपको करना ये है कि आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज़ को, तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं निरंजन 10, जिसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहले की देखिए कोर्सेज़ का जो प्राइस है वो 8400 है, लेकिन अब जो होने वाला है, अब कब हो जाएगा, तो होने से पहले आप चाहो तो 8400 में परचेस कर सकते हो, जिसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हो तो बस आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं यार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। बताइए कि वर्षा की मात्रा जो वो किस पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ही हम आगे सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट वीडियो में अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो फिर स्टार्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स कीजिए, बहुत सारे लोगों के पास शेयर कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? जैवमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है, तो आपको डाउट्स नहीं होना है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बस आपको अच्छे से याद रखना है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी बताइए। एनजीटी का फुल फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कभी कभी देखिए डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, और इसके वर्तमान में अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन है तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए कि क्या होगा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों ने सही भी किया होगा, कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिलहाल बात करते हैं राइट आंसर की, तो 1986। अब हम बात करते हैं ट्रिक, किस तरह से हम याद रख सकते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा एक मेथड बनाया हूँ जिसको आप याद रख सकते हो आसानी से। इसमें होता क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि कन्फ्यूज़ करता है। पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम
1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यही 3 आता है जो कि कई बार पेपर में देखने को मिलता है। तो इसको याद रखने के लिए छोटा सा आप एक लाइन याद रख सकते हो, और वो लाइन भी मैंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, ध्यान से देखिएगा कि वन्य में जीवों को देखा। मान के चले कि मैंने जंगल में गया तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वन्य में जीवों को देखा, ठीक है, वन्य में जीवों को देखा। वन का संरक्षण किया तो पूरा पर्यावरण ही संरक्षण हो गया। मैंने वन्य में जीवों को देखा तो मैंने सोचा कि चलो वन का संरक्षण करते हैं, जंगल की देखरेख करते हैं, जंगल की सुरक्षा करते हैं, और जब मैंने वन का संरक्षण करना स्टार्ट किया तो पूरा पर्यावरण ही संरक्षण हो गया। ठीक है, बात तो क्लियर हो गई। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, वन में जीवों को देखा, वन्य में जीवों यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्लियर हो जाएगा कि नहीं। वन्य में जीवों यानी कि वन्य जीव अधिनियम, अधिनियम तो आपको लगाना है, संरक्षण सभी में लगाना है। तो वन्य में जीवों को देखा तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहला यहाँ पे मैंने कॉमा लगाकर कंप्लीट किया, फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या है कि वन का संरक्षण किया तो यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, वन का संरक्षण किया, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बात 2 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया। थर्ड पॉइंट क्या बनता है, जब मैंने ये दोनों को कंप्लीट किया तो पर्यावरण ऑलरेडी हमारा जो कि संरक्षण हो गया, पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986। बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको डाउट्स होगा। 1-2 बार आप इस सेंटेंस को रिपीट कर लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको भी इस क्वेश्चन को करने में देखिएगा बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह कुल कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो उनकी कुल संख्या की बात करें तो सही आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में संयुक्त जो राष्ट्र महासभा है उसकी बैठक यानी कि 70वीं बैठक जो हुई थी 2015 में हुई थी, उसमें ये बोला है कि 2030 तक सतत विकास हेतु जो लक्ष्य रखा गया वो 17 होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जो पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, क्योंकि वो तो सभी को पता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा इसमें कोई भी नहीं होगा कि जिसको ये चीज़ ना पता हो कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता है 5 जून। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात ये किया है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो कि हाल ही में मनाया गया 26 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। पूंजी को आप यहाँ पे संसाधन भी कह सकते हो कि प्राकृतिक संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वन, जल, खनिज, इन तीनों को प्राकृतिक संसाधन या फिर प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो प्रकृति से मिला है तो प्रकृति संसाधन ही कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेरी यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या तो डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है कि कहाँ अवस्थित है, इसका फुल फॉर्म भी आपने को लिखने के लिए मिल सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि नेरी की स्थापना कब हुई थी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तीनों को आपको याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें कहाँ अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, नेरी की स्थापना जो हुई थी वो 8 अप्रैल, ठीक है 8 अप्रैल 1958, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1958। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि रियो में। रियो डी जेनेरियो को रियो भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में पड़ता है। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले। तो फिलहाल देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास कहते हैं, के लिए सर्वोत्तम कारक क्या है। सतत विकास के लिए सर्वोत्तम कारक क्या है। तो सर्वोत्तम कारक यहाँ पे RRR होता है। RRR का मतलब बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि RRR का फुल फॉर्म बताइए। तो RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम इसको डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रहिएगा। RRR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत है, बताइए कौन एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शंस नंबर डी को, यानी कि सोलर पैनल द्वारा बिजली बनाना, पवन चक्कियों का प्रयोग किया जाना और साथ ही साथ सूर्य की किरणों द्वारा पानी को गर्म किया जाना, ये सभी के सभी एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शंस नंबर डी को टिक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजन किया गया था? इसीलिए मैंने आपको ऊपर में ये नहीं बताया था। कहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, रियो डी जेनेरियो, रियो में। तो बात करें कि कब हुआ था, तो 1992, यानी ऑप्शंस नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है, 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ऊपर में एक छोटा सा ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को लगाइए यहाँ पे और बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी सही किया तो मैं मान करके चलूँगा कि उन लोगों ने ट्रिक को समझ लिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सही किया, तो अगर आपने कन्फ्यूज़न में सही किया तो आपको भाई एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, वन्य संरक्षण अधिनियम, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार ट्रिक पर फिर से नज़र डाल देते हैं। वन्य में जीवों को देखा तो वन का संरक्षण किया, यानी कि वन का संरक्षण, वन संरक्षण, तो वन संरक्षण बाद में आ रहा है, तो बाद में यानी कि 3 चीज़ों की बात की गई थी 1980 की। तो राइट आंसर क्या पे होगा? ऑप्शंस नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं यार, बस एक बार आपको छोटा सा तरीका मैंने बताया, उसको याद रख सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, रट्टा मारने में तो आप माहिर हो ही, उसमें तो रट्टा मारकर याद कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की अति दोहन से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। तो बताइए कि क्या हुआ है, यानी कि जो सर्वाधिक नुकसान क्या हुआ है? तो सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वो जैव विविधता में कमी आई, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कमी आई है। ऑप्शंस नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययिता से तथा विवेक पूर्वक दोहन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ये इनके जो संसाधन में कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन सीमित है और ये समाप्त होने का खतरा रहता है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? तो ब्रेटलैंड आयोग की। ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ब्रेटलैंड आयोग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, आप लोग लाइक किया करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना करें कि सिर्फ अकेले अकेले पढ़ना है, कंजूसी नहीं करना, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जैव विविधता दिवस, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब वही है। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को। ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ने अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की जो संभावना है वो कहाँ पर अधिक है? एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस नंबर डी पश्चिमी घाट, ठीक है, ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो आपको ये बताना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था संपन्न कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन जो संपन्न हुआ था 1972 में। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक किसकी है? शून्य विकास रणनीति 1977 ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो डेली। ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, डेली नामक जो कि व्यक्ति थे उन्हीं की ये पुस्तक है। और यहाँ पे कुछ मैं आपको और बताता हूँ, एडम्स भी क्वेश्चन से एक पूछा जा सकता है कि ग्रीन डेवलपमेंट जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन थे? तो एडम्स थे, ठीक है, एडम्स, उनका पूरा नाम WM एडम्स। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सुस्थिर विकास का क्या तात्पर्य है? सुस्थिर विकास का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुस्थिर विकास का तात्पर्य ये कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना। ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना। ये बिल्कुल सही पॉइंट्स भी है कि हमें जो भी करना चाहिए अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करके नहीं करना चाहिए, यानी कि सुस्थिर विकास करें, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो वो सही है।
तो चलिए ये करके देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 2015 के संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, इसका प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रारंभ 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में स्टार्ट किया गया था और इसका मुख्यालय भारत में ही है, जो कि गुरुग्राम कह सकते हैं। गुड़गांव पहले कहा था, अब गुरुग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि इस संगठन, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित है। ये बिल्कुल गलत है, सभी सदस्य नहीं शामिल है। अभी तक कुल 123 देश इसमें शामिल किए गए, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वायुमंडल में गैसों की विभिन्न मात्राओं का सही मिलान कौन सी है? तो आपको पता ही है कि हमारा पूरा वायुमंडल जो कि अलग अलग गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, तो आपको ये बताना है कि गैसों का मिश्रण का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन से? नाइट्रोजन बिल्कुल करेक्ट है 78%, ऑक्सीजन 21% बिल्कुल सही है, लगभग 21%, ये भी बिल्कुल सही है। आर्गन की बात करें तो 0.93%, ये बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। गलत यहाँ पे किया गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए बच्चे भी गलती कर देते हैं यहाँ पे पॉइंट्स के बाद, तो पॉइंट्स के बाद 0.03% होता है। एक्स्ट्रा आपको एक और जीरो यहाँ पे नहीं लगाना है, जो कि यहाँ पे लगाया गया था, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका सही होगा 0.03%, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे जो है वो समाप्त हो जाए, तो कौन सी गैस जिसकी कमी हो जाएगी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि ऑक्सीजन को। अब आप ये बताइए कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन करेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हमें ऑक्सीजन देगा कौन? तो कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में क्या करें कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार किया जाता है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस में विचार किया जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स में लिख रखा है, पहले आप इस नोट्स को समझ लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आते हैं? कुल 8 गैसों को पॉल्यूटेड गैसेस की श्रेणी में रखा गया, और वो कौन कौन से? तो PM10, PM2.5, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और यहाँ पे लेड, टोटल 8 है। अब आप इसमें से छाट करके देखिए कौन कौन दिया गया। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया, एक ये हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया गया, ये भी होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की गई है। तो यानी कि 2, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इन 8 आप गैसों के नाम को याद रख सकते हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO3 और NH4, और साथ ही साथ NH3 के साथ लेड को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पड़ता है यानी कि जेनेवा में, यानी कि राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, जेनेवा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि UNEP, जिसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई थी? UNEP की स्थापना कब की गई थी? UNEP की स्थापना की गई थी 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर है जो कि केन्या की राजधानी नैरोबी में, ध्यान रखेंगे केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पे बात दिया गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, एम्स्टर्डम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क कब से दिया जा रहा है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि इको मार्क किसे दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण उत्पाद होते हैं उनको दिया जाए, यानी कि इको फ्रेंडली जो भी उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क कह सकते हैं। तो ये कब से दिया जा रहा है? तो 1991 से, यानी ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 1991 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रयोग किसने किया, यानी कि हाल ही में ग्रीन आर्मी का प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। काफ़ी चर्चा में भी था ये क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब आपके लिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लगा रखा है, इन दोनों क्वेश्चंस का नीचे कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पूछा क्या गया कि क्यूज में पहला क्वेश्चन कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था। मैंने आपको बता दिया। यूएनएपी का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था। तो नीचे कमेंट्स करके इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बहुत जल्द आ जाए और अब इस तरह से टॉपिक वाइज कंप्लीट करके पूरे इन्वायरमेंट को खत्म किया जाए, पूरे पर्यावरण को खत्म किया जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।